और शेर के हाथों मारे जाएंगे, ये तो हमने कभी नहीं सोचा। मेरे बेटे को क्या हो गया, हे भगवान। और उसके बाद उसका इंतजार भी किया। बहुत बार बोला था कि थोड़ा तेज दौड़ना, मेरा हाथ पकड़ के। मुझे पता है मेरा 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 भाई बहुत बहादुर है। कपाल कुंडला का स्वागत करके उसे घर के अंदर ले जाया गया। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी बदौलत ही मैं खतरे से बचा हूँ। कपाल कुंडला का नाम नव कुमार के घर वालों को थोड़ा मुश्किल लगा था, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम बदल दिया और बदल कर उसका नाम रख दिया मृन्मयी। श्यामा को समझ में आया कि खतरे की बातों से उसका दिल भी बेचैन हो रहा था। हमने उड़ीसा में जो भाई के साथ बातचीत की है, इस बारे में हमारे अलावा और किसी को कुछ पता तो नहीं है ना? वो किसी को कैसे पता होगा? उसके ऊपर से उड़ीसा जाना हमारे लिए लाभदायक था। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो हम वहाँ जाके आश्रय ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बारे में अगर युवराज सलीम को कुछ भी खबर मिली तो फिर तो हम सबके सब संकट में आ जाएंगे। इसके अलावा तैयारी से कुछ दिन पहले ही वो मान सिंह या फिर अजीज खान नहीं चाहता कि कोई अचानक उन पर हमला कर दे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ आने की खबर एक पंछी को भी नहीं पता। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये बात तो बेगम को भी नहीं पता। मोती बीबी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मोती बीबी ने पालकी का पर्दा लगाया और फिर से अपने मन में सोचने लगी। कुछ दिनों पहले ही वो उड़ीसा में बड़े भाई से मिलने गई थी। मोती बीबी का असली नाम मोती नहीं, बल्कि उसका असली नाम था लुत्फनिसा। उसके पिता जब ढाका से आगरा गए थे बादशाह के पास उमराव बन के, तब उसने ये नाम रखा था। मोती बीवी का नाम नकली है और यही सच है। अजीज खान और मान सिंह मेरे इंतजार में ही बैठे हैं। मेरे वहाँ जाते ही वो लोग तुरंत ही सिंहासन के लिए युद्ध की घोषणा करेंगे। मोती बीवी पालकी में बैठकर अगले कदम के बारे में सोच रही थी कि वापस जाकर युवराज सलीम की बेगम से बात करनी होगी, युवराज का पुत्र कशरू को सिंहासन में बैठाने के लिए। मोती बीवी को बार बार मान सिंह की बातें याद आ रही थी। उसको याद आ रही थी अपने पिता की बातें। ऐसे तो चल नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन बहुत समय पहले उस धर्म का हम त्याग कर चुके हैं। हाँ, और उसके ऊपर सप्तगांव या ढाका में रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी तो कोई गलती नहीं थी पिताजी। मेरी शादी जिसके साथ हुई थी वो तो अभी तक जिंदा है ना। इस स्थिति में मैं कैसे फिर से शादी कर सकती हूँ? और इसके अलावा मोती बीवी के धर्म परिवर्तन के बाद उसके चरित्र में बहुत बदलाव आया था। नव कुमार के साथ शादी होने के बाद उसका धर्म बदल जाता है, इसलिए उन लोगों को ढाका से आगरा आना पड़ा था। इधर आते ही मोती बीवी राज परिवार की हर एक चीज में निपुण हो गई। अपने पसंद का नृत्य, फारसी, संस्कृत में माहिर होने के बाद भी उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। क्या सही क्या गलत उसको कुछ भी पता नहीं था, और जब उसका जो मन करता वो वही करती। युवती होने के बाद जो चीज एक युवा को आकर्षित करती थी वो सब कुछ उसमें थी। बादशाह के दरबार में मौजूद बहुत से उमराव के साथ उसके प्यार का रिश्ता भी हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता।
तुम्हारे बारे में जो भी मैंने सुना है उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ। इस तरह बादशाह के दरबार में मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे वो दरबार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मेरे घर से निकलना पड़ेगा, समझी? मैं आपकी बात मानकर शादी करके किसी के भी घर में कैद होकर नहीं रह सकती हूँ पिताजी। फिर तुम मेरे घर से चली जाओ। तुमको जो अच्छा लगता है बस वही करो। उसी रात मोती बीवी यानी लुफ्तफनीशा ने घर छोड़ दिया। युवराज सलीम के साथ उसका रिश्ता था, इसलिए वो उनके पास गई। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जब तक बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ है तब तक ये शादी संभव नहीं है। उमराहों के बीच में मेरा नाम है, कोई भी कलंक मैं अभी लगाना नहीं चाहता। मैं और पिताजी के पास नहीं रह सकती। तुम एक काम करो, मेरी बेगम की तुम नौकरानी बनकर रहो। वो दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हें नौकरानी नहीं समझेगी। उसके साथ तुम बहुत अच्छे से रह सकती हो। तुम उसके पास रहने के साथ साथ मेरे साथ भी रह पाओगी। मैंने तो कभी तुम्हें मेरी प्रेमिका और बेगम से कम नहीं समझा है ना, और हमेशा तुम्हें प्यार दिया है। सलीम ने उस आधे अंधेरे कमरे में लुफ्तफनीशा को गले लगा लिया। तुमने मुझसे ये वादा किया है युवराज कि बेगम के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे और बादशाह के गुजर जाने के बाद उस सिंहासन पर तुम मेरे साथ बैठोगे, याद है ना? तुम चिंता मत करो, तुम बस कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद सब कुछ हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। इसके कुछ दिनों के बाद युवराज को महरून निसा से प्यार हो जाता है और वो लुत्फनीशा को यानी मोती बीवी को पूरी तरह से त्यागना शुरू कर देता है। क्रोध में अंधे होकर वो साजिश रचना शुरू करती है। मुझे लगता है युवराज महरून निसा के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए। मुझे जैसा लगता है शेर अफगान की तकदीर उतनी अच्छी नहीं है। जब तक बादशाह अकबर है उनके रहते रहते तक तो युवराज सलीम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है बादशाह के मौत के बाद युवराज शेर अफगान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मोती बीवी ने झूठ नहीं बोला। असल में युवराज सलीम महरून निसा के प्यार में पूरी तरह पड़ चुके थे। महरून निसा की शादी शेर अफगान के साथ हुई थी। उस वक्त आगरा में बादशाह अकबर का जीवन लगभग खत्म होने लगा था। उनके बाद युवराज सलीम सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो? मोती बीवी इसी मौके के इंतजार में थी। युवराज कभी उसके साथ भी प्यार के रिश्ते में थे और उसे सिंहासन पर बिठाने का वादा भी किया था। वो अभी वादा तोड़ने का बदला उनसे लेने वाली थी। मुझे लगता है युवराज सलीम को सिंहासन पर बिठाने से अच्छा है कि युवराज खसरू को सिंहासन का दावा मिल जाए। एक बार सिंहासन युवराज सलीम के पास गई तो वो महरून निसा से विवाह कर लेंगे और फिर खसरू और आपको खतरा हो सकता है और सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा बेगम। मुझे लगता है राजपूत सैनिकों में से मान सिंह और मुसलमान में सबसे महान अजीज खान को अगर हम अपने तरफ कर ले तो हमें बहुत ही लाभ होगा। लेकिन क्या मान सिंह और अजीज खान के लिए युवराज सलीम को हराना संभव हो पाएगा क्या? बेगम, बादशाह का सिंहासन तो नियति में लिखा होता है, जो अधिक मजबूत हो वो उसे ही मिलेगी। अगर मान सिंह और अजीज एक साथ आपस में मिलकर युवराज सलीम के ऊपर आक्रमण करें
तो वो प्रतिरोध बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा युवराज खसरू के अंदर जैसे मुगल का खून है, वैसे ही उनके अंदर राजपूत का खून भी है। इसलिए मुझे लगता है उनका ही सिंहासन पर बैठना सही है। सलीम के बेटे खसरू को सिंहासन पर बैठाने के लिए मोती बीबी इतनी परेशान थी, उसकी एक वजह थी। लेकिन तुम मुझे क्यों ये सब कुछ बता रही हो? मुझे ये काम करने के लिए मजबूर करने की तुम्हारी क्या मंशा है, बताओ। इस तरह एक कक्ष में कैद रहकर मैं कब तक रह पाऊंगी, बताओ। युवराज अगर मेहरुनिसा से विवाह कर लेते हैं तो मुझे तो उनकी नौकरानी बनना पड़ेगा ना। इसके अलावा अगर कोई आगरा के सिंहासन के उमराव के साथ कोई मेरा विवाह करवा सके तो फिर मोती बीवी की बातों से बेगम खुश हो जाती है। वादा करती है कि उसके साथ आगरा में एक उमराव का विवाह करवा देगी। मोती बीवी ने अपना बदला ले लिया था और ये सोचकर वो खुश हो जाती है। अब वो बस अपनी मंशा पूरी होने के इंतजार में थी। रात हो गई है, अब इधर ही पालकी रोक दो, आगे चलने की जरूरत नहीं। तुम लोग आसपास घूमकर थोड़ा देख आओ, जाओ। हमने आसपास देखा है, इधर कोई भी घर नहीं दिखा हमें। जंगल में बस खाली रास्ता ही है। इस जंगल में रुकना क्या सही होगा? ये कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा सा पेड़ देखकर पालकी रुकवाओ। चारों तरफ मसाल जलाकर हम सब मिलकर पहरा देंगे एक साथ, ठीक है? बस सब सो मत जाना। अच्छा ठीक है बीबी, ऐसा ही करते हैं। अच्छा बीबी, वो आपका चेहरा इस तरह क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ अपनी नियति के बारे में। जब मैंने जो चाहा मुझे उस समय कुछ नहीं मिला। पहली शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। जब मैंने सोचा कि विवाह नहीं करूंगी तब, और अब बस बाकी सब अच्छे से हो जाए तो यही बेहतर होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे आश्रय कहाँ मिल पाएगा, पता नहीं। नौकरानी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो बस जानती थी मोती बीवी एक समय हिंदू थी और उसका नाम था पद्मावती। उसके बाद किसी वजह से उसका धर्म परिवर्तन हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा बीवी, चिंता मत करो। आप थोड़ा आराम कर लो, कल रात को जरूर नींद हुई होगी आपको। मोती बीवी पालकी के अंदर ही आंख बंद करके सो गई। बंद आंखों में उसके सामने एक दृश्य आ जाता है। कमरे में एक दिया जल रहा है। उस रोशनी में वो और नव कुमार एक साथ बैठे हैं। साथ ही नव कुमार के चेहरे पर मुस्कान है। उसने नरम स्वर में कहा, पद्मावती। अचानक से उसकी नींद टूट गई और वो पालकी में ही उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से तब आंसू बह निकले।